हेलो माय डियर। आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। माय लवली स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी एंड सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। विद्यार्थियों और शिक्षकों और इन सब के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है आज ये माँ सरस्वती का पूजन। यही एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है और जिसके बलबूते आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। इसको खूब बढ़ाइए, अपना दिन रात इसको बढ़ाने की कोशिश करिए, यही मेरी शुभकामना है। आइए, टाइम को न वेस्ट करते हुए आज के दिन की शुभकामनाओं को देते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने पॉलिटी से उठाया है, पॉलिटी राज्य व्यवस्था से। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? ए में है 4, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 6। तो इसका राइट आंसर डी 6 है। अब आइए इसके बारे में हम आपको कुछ और बता देते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब होता है जैसे हमारे देश में पूरे देश के लिए जो कानून बनाता है, संस्था बनाती है, उसे संसद कहते हैं। सबसे बड़ी देश की पंचायत होती है और संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही राज्यों में भी भारत के इन जो 36 राज्य हैं, इन 36 राज्यों में कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था भी है। यानी द्विसदन का मतलब है उसमें 2 हाउसेज पाए जाते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधानसभा को निचला सदन या निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलए का कार्यकाल 5 वर्ष का, एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो राज्य विधानमंडल बराबर क्या होता है? तो राज्य विधानमंडल राज्यपाल और दोनों सदनों को मिला के राज्य विधानमंडल कहते हैं, जो किसी विशेष राज्य के लिए, जो किसी विशेष प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं। और जहां पर ये दूसरे सदन नहीं होता है तो वहां पर एक सदन ही सब कुछ करता है। लेकिन जहां पर यह होता है तो कहने का मतलब यहां कानून बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो 2 सदन से होकर गुजरती है। पहले वो विधानसभा में या से होते हुए विधान परिषद जाएगी, फिर उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगी। और जहां ये नहीं पाई जाती हैं तो वहां विधानसभा से जो कानून पारित किया जाता है, जो एक्ट माने विधेयक पारित किया जाता है विधि का रूप लेने के लिए, वो डायरेक्ट राज्यपाल के पास जाता है। यही इतनी इसकी व्यवस्था होती है। तो कौन से 6 राज्य हैं जहां आज भी 2 सदनात्मक व्यवस्था है, यानी 2 सदन है? तो उसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यही 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। और भारत में 2 सदनों की व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया है। कौन से देश से? ब्रिटेन से। यस माय डियर, ये था पॉलिटी के क्वेश्चन में, बहुत अच्छा जानकारी है। तो आप इन 6 राज्यों का नाम जानते रहिएगा, इनको हमेशा याद रखिएगा। बाकी सब राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है। उसके बाद है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध ए में है सतलुज, बी में है कावेरी, सी में है गंगा, डी में है यमुना। राइट आंसर ए, भाखड़ा बांध भारत में है और किस नदी पर है? सतलज नदी पर यह बना हुआ है। बांध को अंग्रेजी में डैम कहते हैं, डैम। तो डैम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी के पानी को रोक करके डैम बनाए जाते हैं। और वो डैम जो होते हैं, वो कुछ डैम होते हैं जो एक उद्देश्य होते हैं, कुछ होते हैं बहुउद्देशीय। मोस्टली डैम जो होते हैं बहुउद्देशीय होते हैं, मल्टीपर्पज होते हैं। कारण डैम जब बनाया जाता है तो वहां से बिजली पैदा की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जल विद्युत वहीं से बिजली से पैदा की जाती है और सिंचाई की जाती है। और पास का जो शहर होता है उसको पेयजल की व्यवस्था की जाती है। तो किसानों
और शहरों और सारे देश के लिए डैम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी देश में नदी के पानी से जो डैम बनाए जाते हैं, जो बांध बनाए जाते हैं, वो मोस्टली बहुउद्देशीय होते हैं और उनसे कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो यहाँ से भी आपके कोई भी परीक्षा होती है वहां प्रश्न पूछा जाता है इससे, कौन सा डैम किस नदी पर है और कौन सा डैम कहाँ है। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डैम आपको बताने चल रहा हूं। देख लीजिए, जैसे एक है नुरेक डैम। नुरेक डैम जो है रूस देश में है, जो वक्स नदी पर बना है, वक्स नदी पर। भाखड़ा मैंने अभी बताया भारत में है, सतलज नदी पर बना है। कुरोबेगावा डैम, कुरोबेगावा डैम कुरोबे नदी पर है और ये जापान में है। कुरोबेगावा डैम जापान में कुरोबे नदी पर बना हुआ है। उसके बाद है काबो राबासा, ये जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बिया देश में, काबो राबासा डैम। उसके बाद है करीबा डैम, करीबा डैम, करीबा बांध कहां पर है तो इसको आप जानते रहिए, ये भी जाम्बेजी नदी पर है और जाम्बिया देश में है। आसवान डैम बहुत पूछा जाता है, आसवान डैम ये मिस्र देश में है और नील नदी पर बना है। आसवान डैम वेरी इंपॉर्टेंट है। अकोशोम्बो डैम ये है वोल्टा नदी पर, घाना देश में। और एक है ग्रांड डिक्सेंस डैम, ग्रांड डिक्सेंस डैम जो है वो डिक्सेंस नदी पर है और स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद है वैजोंट डैम, वैजोंट डैम जो है वैजोंट नदी पर है, इटली में। और उसके बाद है ओरोविले डैम जो फीदर नदी पर है और अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओरोविले डैम, ओरोविले डैम ये फीदर नदी पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अभी बताए हैं। एक हूबर डैम बहुत पूछा जाता है बहुत सारी परीक्षाओं में, हूबर डैम ये भी जो है कोलोराडो नदी पर है, अमेरिका में। हूबर डैम कोलोराडो नदी पर, अमेरिका में। और वारागांबा डैम जो है वारागांबा नदी पर ही है, ऑस्ट्रेलिया में। ये विश्व के बहुत मशहूर डैम है जो मैंने आपको बताया है। विश्व का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? वक्स नदी पर निर्मित रोगन बांध, वक्स नदी पर निर्मित रोगन बांध। कहां है रोगन डैम? ये है तजाकिस्तान में, ठीक है। और विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु माने सी ब्रिज कहां है? तो जिया ओझू खाड़ी में बना हुआ है। लेकिन भारत में सबसे बड़ा समुद्र सेतु कौन सा है? अटल सेतु, जिसका भी उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये प्रमुख डैम थे और ये वाला चैप्टर भी यहां पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत। देखिए, मुस्लिमों के आने के पहले जो भारत था वो प्राचीन भारत था। मध्यकालीन भारत का मतलब है मुस्लिमों का भारत में आगमन। ये भारत में जो मुस्लिम का आगमन हुआ है वहीं से ही दिल्ली सल्तनत का एक काल, सल्तनत माने मुसलमानों का शासन शुरू हुआ हमारे देश में। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश ए में है खिलजी वंश, बी में है गुलाम वंश, सी में है तुगलक वंश, डी में है सैयद वंश। राइट आंसर गुलाम वंश। गुलाम वंश को दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कहा जाता है। यस माय डियर, तो मैंने बताया कि मुस्लिमों के आगमन से मध्यकालीन भारत का जो इतिहास शुरू होता है तो उसमें दिल्ली सल्तनत का मतलब ही है 5 वंश। 5 वंश जो वहां पर थे वही दिल्ली सल्तनत के नाम से जाने जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में देखिए 1206 से लेकर 1526 तक के जो पीरियड है वो भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है एक तरह से, क्योंकि उस समय वहां पर मुस्लिम शासकों ने शासन किया 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है। पहला वंश गुलाम वंश था जिसमें 11 शासक हुए थे, 1206 से लेकर 1290 तक इसने शासन किया। दूसरा वंश खिलजी वंश था, इसमें कुल 5 शासक हुए थे, 1290 से लेकर 1320 तक था। चौथा वंश
तुगलक वंश था, इसमें कुल 9 शासक हुए 1320 से लेकर 1413 तक। और चौथा वंश जो था सैयद वंश था, और इसमें 4 शासक हुए 1414 से लेकर 1451 तक। और लास्ट 5वां वंश लोदी वंश था, जिसमें 3 शासक हुए 1451 से लेकर 1526 तक। देखिए 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर आ जाता है, और इसके जो लोदी वंश का लास्ट शासक है, लास्ट रूलर है, उसको किल कर देता है पानीपत के बैटल में, जिसका नाम होता है इब्राहिम लोदी। और वो एक न्यू डायनेस्टी की यहां पर शुरुआत करता है, जिसको हम लोग मुगल डायनेस्टी कहते हैं, मुगल वंश कहते हैं। और मुगल वंश फिर चलता, उसके बाद तो अंग्रेज आ जाते हैं। तो ये है 5 राजवंशों को, यही जो है इसी ही को ही दिल्ली का क्या कहते हैं, दिल्ली का सल्तनत काल कहते हैं। सल्तनत काल का मतलब है कि यहाँ के जो राजा आए शुरू शुरू में, उन्होंने अपने आप को सुल्तान कहते थे। क्या कहते थे? सुल्तान। और जब मुगल आएंगे तो अपने आप को पादशाह या बादशाह कहना कहते हैं। तो दोनों में अंतर है, वो बादशाह बनेंगे और ये लोग क्या बनते हैं भाई, ये सुल्तान रहते हैं। भारत में जो हिंदू राजा थे वो उपाधि लेते थे राजा की, महाराजा की, महाराजाधिराज की, सम्राट की, ये सब हिंदू राजाओं की उपाधि होती थी। लेकिन जो यहां पर ये आएंगे, ये सल्तनत काल के शासक जो थे ये सुल्तान की उपाधि लेंगे, मुगल काल के जो शासक थे वो बादशाह की उपाधि लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको जो यहां पर वंश थे, दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी और इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश जो इसका पहला माने दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, इसको इलवारी वंश भी कहते हैं। ये आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत कब हुई? भाई कागजी मुद्रा चलते देखते हैं। तो कागजी मुद्रा की शुरुआत जो हुई 1950 ए, 1947 बी, 1961 या 62, देखिए कहीं 61 आता है कहीं 62 आता है, और डी 1885, सी है 1861 या 1862। तो राइट आंसर यही है 1861, 1861 या 62। देखो आपके एग्जाम में आएगा तो या तो 61 रहेगा या तो 62 रहेगा, दोनों नहीं देगा। अंडरस्टैंड? तो 1861 से हमारे देश में ब्रिटिश काल में कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी की स्टार्टिंग हुई। आप जानते हैं इससे पहले हमारे देश में कागजी मुद्रा नाम की कोई चीज नहीं थी, और वो हमारे देश में सिर्फ सिक्कों का प्रचलन था, सिक्कों का ही प्रचलन था। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। 1862 के पहले सिक्के ही चलते थे, 1862 के बाद रुपया आया और वो कागजी मुद्रा आई। अब इसके बारे में कुछ आपको जो फैक्ट्स मैंने कलेक्ट किया है, जो मुझे इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए 1861 में चार्ल्स कैनिंग ने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में कागजी मुद्रा की शुरुआत की थी। इसके पहले सिक्कों का राज था, मैंने बताया ही। और पहली कागजी मुद्रा नोट जो बनी थी भारत में पहली 1861 में, वो 10 रुपए का नोट था। क्या था? 10 रुपए का नोट। बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जनरल बैंक और बंगाल बैंक ने भारत में कागजी मुद्रा जारी किया था सबसे पहले। ठीक है। और ये ब्रिटिश भारत की पेपर मनी थी। उसके बाद आरबीआई ने 1938 में भारतीय मुद्रा नोट जारी किया, 1938 में। ठीक है। और कौन सा नोट था? 5 रुपए का नोट, और जिस पर किंग जॉर्ज 6 के चित्र बने हुए थे। ठीक है। अब कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला कौन सा देश था? तो चीन माना जाता है। वैसे कागज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। 1949 तक ब्रिटेन के महाराज, देखियो अब हमारे जो 38 में जारी हुआ, 1949 तक हमारे देश में जो मुद्रा पर चिन्ह था वो किसका था? वो हमारे देश पर ब्रिटेन के महाराजा यानी ब्रिटेन के सम्राट का बनता था। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1949 में पहली बार भारत सरकार ने यस माय डियर, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1938 से जब आरबीआई ने जारी किया
तो 1949 तक तो ब्रिटेन के सम्राट का ही चित्र बनता था। 1949 में डिसाइड किया गया कि महात्मा गांधी का चित्र बनाए, लेकिन कुछ समय तक जब तक नहीं बना उनका, तब तक अशोक स्तंभ और हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है उन्हीं से नोट बने का चित्र बनता था। 1969 में पहली बार 1969 गांधी जी की जब 100वीं जन्म जयंती थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, तब गांधी जी की तस्वीर 1, 2, 5 व 10 रुपए व 100 रुपए के नोट पर छापी गई। 1, 2, 5, 10 व 100 रुपए पर छापी गई। 1 रुपए पर, जानते रहिए, 1 रुपए पर भारत सरकार के वित्त सचिव का, जबकि बाकी सभी नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। यह भी पूछा जाता है कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो भारत सरकार जारी करती है। बाकी सारी नोटों को कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करती है। सारी नोटों को आरबीआई ही जारी करती है और उसी के गवर्नर का उस पर सिग्नेचर होता है। रुपया शब्द जो है, इसके जनक कौन माने जाते हैं, इसको शब्द को प्रचलन में कौन लाया, तो शेरशाह सूरी को जानते रहिएगा। आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, 17 भाषाओं में जो रुपया छापता है, 17 भाषाओं में उसका दाम लिखता है। वो कितनी भाषाओं में? 17 लैंग्वेजेस में उस रुपए का दाम वो लिखता है। ये भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। ओके। 1949 में भारत सरकार ने पहली बार 1 रुपए का डिजाइन बनाया था और उसके बाद 1969 से गांधी जी नोटों पर आ गए और अब तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी नोटों पर गांधी जी हैं ही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था मुद्रा का कुछ मैंने इतिहास आपको बता दिया शॉर्टकट में, बहुत जानकारी भरा था कि कब से हमारे यहाँ पेपर करेंसी की स्टार्टिंग हुई और कैसे आज हमारे यहाँ पेपर करेंसी। इस समय जो है सबसे बड़ी मुद्रा अपने यहाँ जो है वो 2000 रुपए की है। हालांकि अब उसको वापस ले लिया है आरबीआई ने, लेकिन अभी पूरी तरह से उसको एक तरह से तो 2000। अब देखिए जब एकदम से बंद हो जाएगा, बंद ही समझिए, हमारे आपके पास अब नहीं है वो, उसको वापस ही ले लिया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से उसको नहीं डिक्लेयर किया गया है, इसको भी जानते रहिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पहला हिंदू मंदिर किस देश में बना हुआ है? पहला हिंदू मंदिर किस देश में बना हुआ है? हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं, अभी अगर आ जाए क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में कि अभी आरबीआई ने कौन से नोट को वापस ले लिया है, तो जानते रहिए 2000 के नोट को उसने वापस ले लिया है, सब जगह से वापस ले लिया है, ये मैं बताना चाह रहा था। हाँ, क्वेश्चन है पहला हिंदू मंदिर किस देश में बना है? ए में है सऊदी अरब, बी में है संयुक्त अरब अमीरात, सी में है कतर, डी में है ईरान। तो जानते रहिए राइट आंसर संयुक्त अरब अमीरात, इसे यूएई कहते हैं। आज बहुत शुभ घड़ी है कि बसंत पंचमी का दिन है और बसंत पंचमी के दिन ही मोदी जी आज इस मंदिर का उद्घाटन सऊदीया में नहीं, संयुक्त अरब अमीरात में कर रहे हैं, उसकी राजधानी अबू धाबी में कर रहे हैं। आज इसका उद्घाटन करेंगे, बाप्स स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन, पहला हिंदू मंदिर जो किसी मुस्लिम कंट्री के राजधानी में बनाया जा रहा है। तो आइए इस मंदिर के बारे में कुछ आपको बताते हैं। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बताते हैं। देखिए, सऊदीया अलग देश है, संयुक्त अरब अमीरात अलग देश है। सऊदीया जहां मक्का मदीना है, जहां लोग ये मुस्लिम भाई लोग जाते हैं अपना हज करने के लिए, और संयुक्त अरब अमीरात उसी से सटा हुआ एक छोटा सा, ये 7 राज्यों, 7 अमीरात या शेख या राज्य या रियासत को कह लीजिए, बना हुआ एक खाड़ी के जो 7 देश थे, 7 राज्य थे, उन्हीं को मिला के बना हुआ, इसी का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। इंग्लिश में इसे कहते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पूछा जाता है यूएई, यूएई किस देश को कहा जाता है? तो संयुक्त अरब अमीरात को कहा जाता है। यूएसए किसको कहा जाता है? तो अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। इसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, पहले तो आपको संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बताता हूं। 1971 में, इसको बताते हैं 1873 से 1947 तक ये ब्रिटिश माने ब्रिटेन के अधीन था यूएई, और 1971 में 7 रियासतों, 7 अमीरात से मिलकर के
संयुक्त अरब अमीरात एक स्वतंत्र देश बना। वो 7 रियासत या 7 अमीरात या शेख कौन से हैं जान लीजिए। अबू धाबी, शारजहां, दुबई, उम अल कुवैन, अजमान, फुजैराह, रास अल खैमा। यही 7 हैं। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अबू धाबी, शारजहां, दुबई, उम अल कुवैन, अजमान, फुजैराह, रास अल खैमा। यही 7 जो यहाँ के राज्य हैं, एक तरह से 7 जो यहाँ के अमीरात हैं, इन्हीं 7 देशों के संयुक्त नाम को मिला के इसका नाम रखा है संयुक्त अरब अमीरात। ये खाड़ी के 7 अमीरात थे। इन्होंने 7 को मिलकर के 1971 में ये एक स्वतंत्र देश बन गया। और देख लीजिए, यहां पर सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी इस समय कहां है? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, अब उस मंदिर के बारे में बता देते हैं जो वापस मंदिर बन रहा है, जिस संस्था ने बनवाया है स्वामीनारायण मंदिर का, जिसका आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। और बड़े गर्व की बात है, बड़े सम्मान की बात है कि ये भारत का प्रभाव है कि एक मुस्लिम देश ने जमीन दे करके हमारे यहाँ, माने एक तरह से सनातन धर्म को कहीं न कहीं उसने भी मान्यता दी है कि सनातन धर्म कोई बहुत बुरा धर्म नहीं है, अच्छा धर्म है। इसकी मंदिर हमारे देश में भी होनी चाहिए। भाई अगर अच्छा ना मानता तो जगह क्यों देता, मंदिर क्यों बनने देता? ठीक है, तो आइए इस मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर, जिसका उद्घाटन मोदी जी आज बसंत पंचमी के अवसर पर कर रहे हैं। ठीक है, और ये 7 शिखर वाला मंदिर है। 7 शिखर, अब समझ लीजिए, जो संयुक्त अरब अमीरात के 7 शेख 7 राज्य हैं, उनका प्रतीक है। और भारत और यूएई के बीच की दोस्ती का भी प्रतीक है। दोनों मतलब लगाइएगा, 7 शिखर उसके 7 राज्यों के प्रतीक है, 7 अमीरात के प्रतीक है। 2018 में इसकी नींव रखी गई थी। बीपीएस स्वामीनारायण मंदिर है इसका नाम, बीपीएस मैंने बनाया है। उसके बाद है, लागत 700 करोड़ है। राजस्थान के सफेद संगमरमर व गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है यह मंदिर। 27 एकड़ में फैला है। बताते हैं कि 13.5 एकड़ में मंदिर है और 13.5 एकड़ में अपना वो पार्किंग और सब तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं। एक साथ 10,000 लोग इसमें दर्शन कर सकते हैं। बीएपीएस बॉप्स का जो ये मंदिर है, बहुत ही शुभ घड़ी है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के लोगों को इतना सम्मान दिया है और मोदी जी इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ बसंत पंचमी, माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे और आपके ज्ञान, आपके बुद्धि में पल पल वृद्धि होती रहे। आप पर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, आपकी तमन्ना पूरी हो जाए। ठीक है, अंत में मैं यही आपसे कहूंगा कि माँ सरस्वती आप सब पर, आप सबकी, माँ सरस्वती आप सबकी ऐसी करे रक्षा कि सब हो अच्छा ही अच्छा। माँ सरस्वती ऐसी करे रक्षा कि आपके जीवन में सब हो अच्छा ही अच्छा। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और आप इस क्लास को एंजॉय करिए, खूब अच्छे से सीखिए। जितनी भी सारी मैंने जानकारी दी है आप इसको अच्छे से सीखिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप रीडिंग। थैंक यू।